प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो कार्यक्रम में मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। आज मन की बात कार्यक्रम के 127वें एपिसोड का प्रसारण होगा। ऐसे में पीएम बिहार की जनता से चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील भी कर सकते हैं। इसके साथ ही लोगों को छठ पर्व की बधाइयां भी देंगे पीएम मोदी। पिछली बार वोकल फॉर लोकल पर पीएम ने कहा था कि हम ठान लें कि इस बार त्योहार सिर्फ स्वदेशी चीजों से ही मनाएंगे, तो देखिएगा हमारे उत्सव की रौनक कई गुना बढ़ जाएगी। तो प्रधानमंत्री मोदी ठीक 11 बजे आज मन की बात करने वाले हैं। कार्यक्रम के 127वें एपिसोड का आज प्रसारण होने जा रहा है ठीक 11 बजे। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। पूरे देश में इस समय त्योहारों का उल्लास है। हम सब ने कुछ दिन पहले दीपावली मनाई है और अभी बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा में व्यस्त हैं। घरों में ठेकुआ बनाया जा रहा है, जगह जगह घाट सज रहे हैं, बाजारों में रौनक है। हर तरफ श्रद्धा, अपनापन और परंपरा का संगम दिख रहा है। छठ का व्रत रखने वाली महिलाएं जिस समर्पण और निष्ठा से इस पर्व की तैयारी करती हैं, वो अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है। साथियों, छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। ये दृश्य भारत की सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है। आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में हो, यदि मौका मिले तो छठ उत्सव में जरूर हिस्सा लें। एक अनोखे अनुभव को खुद महसूस करें। मैं छठी मैया को नमन करता हूं। सभी देशवासियों को, विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, त्योहारों के इस अवसर पर मैंने आप सभी के नाम एक पत्र लिखकर अपनी भावनाएं साझा की थी। मैंने चिट्ठी में देश की उन उपलब्धियों के बारे में बताया था जिससे इस बार त्योहारों की रौनक पहले से ज्यादा हो गई है। मेरी चिट्ठी के जवाब में मुझे देश के अनेक नागरिकों ने अपने संदेश भेजे हैं। वाकई ऑपरेशन सिंदूर ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया है। इस बार उन इलाकों में भी खुशियां के दीप जलाए गए जहां कभी माओवादी आतंक का अंधेरा छाया रहता था। लोग उस माओवादी आतंक का जड़ से खात्मा चाहते हैं जिसने उनके बच्चों का भविष्य संकट में डाल दिया था। जीएसटी बचत उत्सव को लेकर भी लोगों में बहुत उत्साह है। इस बार त्योहारों में एक और सुखद बात देखने को मिली। बाजारों में स्वदेशी सामानों की खरीदारी जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। लोगों ने मुझे जो संदेश भेजे हैं उसमें बताया है कि इस बार उन्होंने किन स्वदेशी चीजों की खरीदारी की है। साथियों, मैंने अपने पत्र में खाने के तेल में 10% की कमी करने का भी आग्रह किया था। इस पर भी लोगों ने बहुत सकारात्मक रुख दिखाया है। साथियों, स्वच्छता और स्वच्छता के प्रयास, इस पर भी मुझे ढेर सारे संदेश मिले हैं। मैं आपसे देश के अलग अलग शहरों की ऐसी गाथाएं साझा करना चाहता हूं जो बहुत प्रेरणादायक है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में शहर से प्लास्टिक कचरा साफ करने के लिए
एक अनोखी पहल की गई है। अंबिकापुर में गार्बेज कैफे चलाए जा रहे हैं। ये ऐसे कैफे हैं जहां प्लास्टिक कचरा लेकर जाने पर भरपेट खाना खिलाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति 1 किलो प्लास्टिक लेकर जाए, उसे दोपहर या रात का खाना मिलता है, और कोई आधा किलो प्लास्टिक ले जाए तो नाश्ता मिल जाता है। ये कैफे अंबिकापुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चलाता है। साथियों, इसी तरह का कमाल बेंगलुरु में इंजीनियर कपिल शर्मा जी ने किया है। बेंगलुरु को झीलों का शहर कहा जाता है और कपिल जी ने यहाँ झीलों को नया जीवन देने का अभियान शुरू किया है। कपिल जी की टीम ने बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में 40 कुओं और 6 झीलों को फिर से जिंदा कर दिया है। खास बात तो ये है कि उन्होंने अपने मिशन में कॉरपोरेट्स और स्थानीय लोगों को भी जोड़ा है। उनकी संस्था पेड़ लगाने के अभियान से भी जुड़ी है। साथियों, अंबिकापुर और बेंगलुरु ये प्रेरक उदाहरण बताते हैं कि जब ठान लिया जाए तो बदलाव भी आकर के ही रहता है। साथियों, बदलाव के एक और प्रयास का उदाहरण मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं, जैसे पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों में जंगल होते हैं, ये जंगल मिट्टी को बांधे रहते हैं। कुछ वैसी ही अहमियत समंदर के किनारे मैंग्रोव की होती है। मैंग्रोव समुद्र के खारे पानी और दलदली जमीन में उगते हैं और समुद्री इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा होते हैं। सुनामी या साइक्लोन जैसी आपदा आने पर ये मैंग्रोव बहुत मददगार साबित होते हैं। साथियों, गुजरात के वन विभाग ने मैंग्रोव के इस महत्व को समझते हुए खास मुहिम चलाई हुई है। 5 साल पहले वन विभाग की टीमों ने अहमदाबाद के नजदीक धौलेरा में मैंग्रोव लगाने का काम शुरू किया था और आज धौलेरा तट पर 3,500 हेक्टेयर में मैंग्रोव फैल चुके हैं। इन मैंग्रोव का असर आज पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। वहां की इकोसिस्टम में डॉल्फिन्स की संख्या बढ़ गई है। केकड़े और दूसरे जलीय जीव भी पहले से ज्यादा हो गए हैं। यही नहीं, अब यहाँ प्रवासी पक्षी भी काफी संख्या में आ रहे हैं। इससे वहां के पर्यावरण पर अच्छा प्रभाव तो पड़ा ही है, धौलेरा के मछली पालकों को भी फायदा हो रहा है। साथियों, धौलेरा के अलावा गुजरात के कच्छ में भी इन दिनों मैंग्रोव प्लांटेशन बहुत जोरों पर हो रहा है। वहां कोरी क्रीक में मैंग्रोव लर्निंग सेंटर भी बनाया गया है। साथियों, पेड़ पौधों की, वृक्षों की यही तो खासियत होती है। जगह चाहे कोई भी हो, वो हर जीव मात्र की बेहतरी के लिए काम आते हैं। इसलिए तो हमारे ग्रंथों में कहा गया है, धन्या महिरुहा येभ्यो निराशाम यान्ति नार्थिनः। अर्थात वो वृक्ष और वनस्पतियां धन्य है जो किसी को भी निराश नहीं करते। हमें भी चाहिए, हम जिस भी इलाके में रहते हैं, पेड़ अवश्य लगाएं। एक पेड़ मां के नाम के अभियान को हमें और आगे बढ़ाना है। मेरे प्यारे देशवासियों, क्या आप जानते हैं कि मन की बात में हम जिन विषयों पर चर्चा करते हैं, उनमें मेरे लिए सबसे संतोष की बात क्या होगी? तो मैं इस बारे में यही कहूंगा कि मन की बात में हम जिन विषयों की चर्चा करते हैं, उनसे लोगों को समाज के लिए कुछ अच्छा, कुछ इनोवेटिव करने की प्रेरणा मिलती है। इससे हमारी संस्कृति, हमारे देश के कई पहलू उभर कर सामने आते हैं। साथियों, आप में से बहुतों को याद होगा
करीब 5 वर्ष पहले मैंने इस कार्यक्रम में भारतीय नस्ल के श्वान यानी डॉग्स की चर्चा की थी। मैंने देशवासियों के साथ ही अपने सुरक्षा बलों से आग्रह किया था कि वे भारतीय नस्ल के डॉग्स को अपनाएं, क्योंकि वो हमारे परिवेश और परिस्थितियों के अनुरूप ज्यादा आसानी से ढल जाते हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इस दिशा में काफी सराहनीय प्रयास किए हैं। बीएसएफ और सीआरपीएफ ने अपने दस्तों में भारतीय नस्ल के डॉग्स की संख्या बढ़ाई है। डॉग्स की ट्रेनिंग के लिए बीएसएफ का नेशनल ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर के टेकनपुर में है। यहाँ उत्तर प्रदेश के रामपुर हाउंड, कर्नाटका और महाराष्ट्र के मुधोल हाउंड, इस पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। इस सेंटर पर ट्रेनर्स टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की मदद से श्वानों को बेहतर तरीके से ट्रेन कर रहे हैं। भारतीय नस्ल वाले डॉग्स के लिए ट्रेनिंग मैनुअल्स को फिर से लिखा गया है ताकि उनके यूनिक स्ट्रेंथ्स को सामने लाया जा सके। बेंगलुरु में सीआरपीएफ के डॉग ब्रीडिंग एंड ट्रेनिंग स्कूल में मॉन्ग्रेल्स, मुधोल हाउंड, कोम्बाई और पांडिकोना जैसे भारतीय श्वानों को ट्रेन किया जा रहा है। साथियों, पिछले वर्ष लखनऊ में ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन हुआ था। उस समय रिया नाम की श्वान ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। ये एक मुधोल हाउंड है जिसे बीएसएफ ने ट्रेन किया है। रिया ने यहाँ कई फॉरेन ब्रीड्स को पछाड़ते हुए पहला पुरस्कार जीता। साथियों, अब बीएसएफ ने अपने डॉग्स को विदेशी नामों के बजाय भारतीय नाम देने की परंपरा शुरू की है। हमारे यहाँ के देशी श्वान ने अद्भुत साहस भी दिखाया है। पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ के माओवाद से प्रभावित रहे क्षेत्र में गश्त के दौरान सीआरपीएफ के एक देशी श्वान ने 8 किलोग्राम विस्फोटक का पता लगाया था। बीएसएफ और सीआरपीएफ ने इस दिशा में जो प्रयास किए हैं उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। वैसे मुझे 31 अक्टूबर का भी इंतजार है। यह लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती का दिन है। इस अवसर पर हर वर्ष गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के समीप विशेष समारोह आयोजित किए जाते हैं। यहीं पर एकता दिवस परेड भी होती है और इस परेड में फिर से भारतीय श्वानों के सामर्थ्य का प्रदर्शन होगा। आप भी मौका निकालकर इसे जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती का दिन पूरे देश के लिए एक बहुत विशेष अवसर है। सरदार पटेल आधुनिक काल में राष्ट्र की सबसे महान विभूतियों में से एक रहे हैं। उनके विराट व्यक्तित्व में अनेक गुण एक साथ समाहित थे। वे एक अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र रहे। उन्होंने भारत और ब्रिटेन दोनों ही जगह पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन किया। वे अपने समय के सबसे सफल वकीलों में से भी एक थे। वो वकालत में और नाम कमा सकते थे, लेकिन गांधी जी से प्रेरित होकर उन्होंने खुद को स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह समर्पित कर दिया। खेड़ा सत्याग्रह से लेकर बोरसद सत्याग्रह तक अनेक आंदोलनों में उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है। अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल भी ऐतिहासिक रहा था। उन्होंने स्वच्छता और सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में उनके योगदान के लिए हम सभी सदैव उनके ऋणी रहेंगे। साथियों, सरदार पटेल ने भारत के ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क की एक मजबूत नींव भी रखी। देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अद्वितीय प्रयास किए। मेरा आप सबसे आग्रह है, 31 अक्टूबर को सरदार साहब की जयंती देश भर में होने वाली रन फॉर यूनिटी में आप भी
जरूर शामिल हो और अकेले नहीं, सबको साथ लेकर के शामिल हो। एक प्रकार से युवा चेतना का ये अवसर बनना चाहिए। एकता की दौड़ एकता को मजबूती देगी। ये उस महान विभूति के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में पिरोया था। मेरे प्यारे देशवासियों, चाय के साथ मेरा जुड़ाव तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि मन की बात में क्यों ना कॉफी पर चर्चा की जाए। आपको याद होगा, बीते साल हमने मन की बात में अराकू कॉफी पर बात की थी। कुछ समय पहले ओडिशा के कई लोगों ने मुझसे कोरापुट कॉफी को लेकर भी अपनी भावनाएं साझा की। उन्होंने मुझे पत्र लिखकर कहा कि मन की बात में कोरापुट कॉफी पर भी चर्चा हो। साथियों, मुझे बताया गया है कि कोरापुट कॉफी का स्वाद गजब होता है। और इतना ही नहीं, स्वाद तो स्वाद, कॉफी की खेती भी लोगों को फायदा पहुंचा रही है। कोरापुट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पैशन की वजह से कॉफी की खेती कर रहे हैं। कॉरपोरेट वर्ल्ड में अच्छी खासी नौकरी करते थे, लेकिन वो कॉफी को इतना पसंद करते हैं कि इस फील्ड में आ गए और अब सफलता से इसमें काम कर रहे हैं। ऐसी कई महिलाएं भी हैं जिनके जीवन में कॉफी से सुखद बदलाव हुआ है। कॉफी से उन्हें सम्मान और समृद्धि दोनों हासिल हुई है। सच ही कहा गया है, कोरापुट कॉफी अत्यंत सुस्वादु, एहा ओडिशारा गौरव। साथियों, दुनिया भर में भारत की कॉफी बहुत लोकप्रिय हो रही है। चाहे कर्नाटका में चिकमंगलूर, कुर्ग और हासन हो, तमिलनाडु में पुलनी, शेवरॉय, नीलगिरी और अन्नामलाई के इलाके हो, कर्नाटका तमिलनाडु सीमा पर बिलिगिरी क्षेत्र हो, या फिर केरला में वायनाड, त्रावणकोर और मालाबार के इलाके, भारत की कॉफी की डाइवर्सिटी देखते ही बनती है। मुझे बताया गया है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट भी कॉफी कल्टीवेशन में आगे बढ़ रहा है। इससे भारतीय कॉफी की पहचान दुनिया भर में और मजबूत हो रही है। तभी तो कॉफी को पसंद करने वाले कहते हैं, इंडियाज कॉफी इज कॉफी एट इट्स फाइनेस्ट। इट इज ब्रूड इन इंडिया एंड लव्ड बाय द वर्ल्ड। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मन की बात में एक ऐसे विषय की बात जो हम सबके दिलों के बेहद करीब है। ये विषय है हमारे राष्ट्रगीत का। भारत का राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम। एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। अगर कठिनाई का समय होता है तो वंदे मातरम का उद्घोष 140 करोड़ भारतीयों को एकता की ऊर्जा से भर देता है। साथियों, राष्ट्रभक्ति, माँ भारती से प्रेम, ये अगर शब्दों से परे की भावना है तो वंदे मातरम उस अमूर्त भावना को साकार स्वर देने वाला गीत है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। वंदे मातरम भले ही 19वीं शताब्दी में लिखा गया था, लेकिन इसकी भावना भारत की हजारों वर्ष पुरानी अमर चेतना से जुड़ी थी। वेदों ने जिस भाव को माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः कहकर भारतीय सभ्यता की नींव रखी थी, बंकिम चंद्र जी ने वंदे मातरम लिखकर
मातृभूमि और उसकी संतानों के उसी रिश्ते को भाव विश्व में एक मंत्र के रूप में बांध दिया था। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से वंदे मातरम की इतनी बातें क्यों कर रहा हूं? दरअसल कुछ ही दिनों बाद 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी और 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसे गाया था। साथियों, वंदे मातरम के गान में करोड़ों देशवासियों ने हमेशा राष्ट्र प्रेम के अपार उफान को महसूस किया है। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा। इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। आने वाले समय में वंदे मातरम से जुड़े कई कार्यक्रम होंगे, देश में कई आयोजन होंगे। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदे मातरम 150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदे मातरम 150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, संस्कृत का नाम सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क में आता है हमारे धर्म ग्रंथ, वेद, उपनिषद, पुराण, शास्त्र, प्राचीन ज्ञान विज्ञान, अध्यात्म और दर्शन। लेकिन एक समय इन सब के साथ साथ संस्कृत बातचीत की भी भाषा थी। उस युग में अध्ययन और शोध संस्कृत में ही किए जाते थे। नाट्य मंचन भी संस्कृत में होते थे। लेकिन दुर्भाग्य से गुलामी के कालखंड में भी और आजादी के बाद भी संस्कृत लगातार उपेक्षा का शिकार हुई। इस वजह से युवा पीढ़ियों में संस्कृत के प्रति आकर्षण भी कम होता चला गया। लेकिन साथियों, अब समय बदल रहा है तो संस्कृत का भी समय बदल रहा है। संस्कृति और सोशल मीडिया की दुनिया ने संस्कृत को नई प्राणवायु दे दी है। इन दिनों कई युवा संस्कृत को लेकर बहुत रोचक काम कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको ऐसी कई रील्स दिखेगी जहां कई युवा संस्कृत में और संस्कृत के बारे में बात करते दिखाई देंगे। कई लोग तो अपने सोशल मीडिया चैनल के जरिए संस्कृत सिखाते भी हैं। ऐसे ही एक युवा कंटेंट क्रिएटर है भाई यश साळुंके। यश की खास बात यह है कि वो कंटेंट क्रिएटर भी है और क्रिकेटर भी हैं। संस्कृत में बात करते हुए क्रिकेट खेलने की उनकी रील लोगों ने खूब पसंद की है। आप सुनिए। पश्यतु अहं कथं क्रीडामि। देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजं ज्ञानयज्ञ सूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरम्। प्रातः नूतनं कन्दुकं गृह्णातु। नारदादि योगी वृन्दवन्दितं दिगम्बरम्। इमं कन्दुकं सावधानेन पश्य चषटकाय ताडय। आशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे।
कालभैरवं भजे। साथियों, कमला और जानवी, इन दो बहनों का काम भी शानदार है। ये दोनों बहनें अध्यात्म, दर्शन और संगीत पर कंटेंट बनाती हैं। इंस्टाग्राम पर एक और युवा का चैनल है, संस्कृत छात्रो अहम। इस चैनल को चलाने वाले युवा साथी संस्कृत से जुड़ी जानकारियां तो देते ही हैं, वो संस्कृत में हास परिहास के वीडियो भी बनाते हैं। युवा संस्कृत में ये वीडियो भी खूब पसंद करते हैं। आप में से कई साथियों ने समष्टि के वीडियोज भी देखे होंगे। समष्टि संस्कृत में अपने गानों को अलग अलग तरह से प्रस्तुत करती है। एक और युवा है भावेश भीमनाथनी। भावेश संस्कृत श्लोकों, आध्यात्मिक दर्शन और सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। साथियों, भाषा किसी भी सभ्यता के मूल्यों और परंपराओं की वाहक होती है। संस्कृत ने ये कर्तव्य हजारों वर्ष तक निभाया है। ये देखना सुखद है कि अब संस्कृत के लिए भी कुछ युवा अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको जरा फ्लैशबैक में लेकर चलूंगा। आप कल्पना करिए, 20वीं सदी का शुरुआती कालखंड। तब दूर दूर तक आजादी की कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। पूरे भारत में अंग्रेजों ने शोषण की सारी सीमाएं लांघ दी थी और उस दौर में हैदराबाद के देशभक्त लोगों के लिए दमन का दौर और भी भयावह था। वे क्रूर और निर्दयी निजाम के अत्याचारों को भी झेलने को मजबूर थे। गरीबों, वंचितों और आदिवासी समुदायों पर तो अत्याचार की कोई सीमा ही नहीं थी। उनकी जमीनें छीन ली जाती थी, साथ ही भारी टैक्स भी लगाया जाता था। अगर वे इस अन्याय का विरोध करते तो उनके हाथ तक काट दिए जाते थे। साथियों, ऐसे कठिन समय में करीब 20 साल का एक नौजवान इस अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ था। आज एक खास वजह से मैं उस नौजवान की चर्चा कर रहा हूं। उसका नाम बताने से पहले मैं उसकी वीरता की बात आपको बताऊंगा। साथियों, उस दौर में जब निजाम के खिलाफ एक शब्द बोलना भी गुनाह था, उस नौजवान ने सिद्दीकी नाम के निजाम के एक अधिकारी को खुली चुनौती दे दी थी। निजाम ने सिद्दीकी को किसानों की फसलें जब्त करने के लिए भेजा था, लेकिन अत्याचार के खिलाफ इस संघर्ष में उस नौजवान ने सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया। वो गिरफ्तारी से बच निकलने में भी कामयाब रहा। निजाम की अत्याचारी पुलिस से बचते हुए वो नौजवान वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर असम जा पहुंचा। साथियों, मैं जिस महान विभूति की चर्चा कर रहा हूं, उनका नाम है कोमरम भीम। अभी 22 अक्टूबर को ही उनकी जन्म जयंती मनाई है। कोमरम भीम की आयु बहुत लंबी नहीं रही। वो महज 40 वर्ष ही जीवित रहे, लेकिन अपने जीवन काल में उन्होंने अनगिनत लोगों, विशेषकर आदिवासी समाज के हृदय में अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने निजाम के खिलाफ संघर्ष कर रहे लोगों में नई ताकत भरी। वे अपने रणनीतिक कौशल के लिए भी जाने जाते थे। निजाम की सत्ता के लिए वे बहुत बड़ी चुनौती बन गए थे। 1940 में निजाम के लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। युवाओं से मेरा आग्रह है कि वे उनके बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करें। कोमरम भीम की ना विनम्र निवाली आयन प्रजल हृदयालो एप्पटिकी नीलीची वंटारू। साथियों, अगले महीने की 15 तारीख को हम जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे। यह भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती का सुअवसर है। मैं भगवान बिरसा मुंडा जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। देश की आजादी के लिए
आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए उन्होंने जो काम किया वो अतुलनीय है। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मुझे झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा जी के गांव उलीहातू जाने का अवसर मिला था। मैंने वहां की माटी को माथे पर लगाकर प्रणाम किया था। भगवान बिरसा मुंडा जी और कोमाराम भीम जी की तरह ही हमारे आदिवासी समुदायों में कई और विभूतियां हुई हैं। मेरा आग्रह है कि आप उनके बारे में अवश्य पढ़ें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के लिए मुझे आपके भेजे हुए ढेरों संदेश मिलते हैं। कई लोग इन संदेशों में अपने आसपास के प्रतिभाशाली लोगों के बारे में चर्चा करते हैं। मुझे पढ़कर बहुत खुशी होती है कि हमारे छोटे शहरों, कस्बों, गांवों में भी इनोवेटिव आइडियाज पर काम हो रहे हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति या समूहों को जानते हैं जो सेवा की भावना से समाज को बदलने में जुटे हैं, तो मुझे जरूर बताइए। मुझे आपके संदेशों का हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। अगले महीने हम मन की बात के एक और एपिसोड में मिलेंगे, कुछ नए विषयों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।